और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, अब देखो सिंपल सी बात है, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो सोचते हैं फैक्टर मल्टीपल शायद सेम थिंग है, इसीलिए उन्हें LCM HCF के क्वेश्चंस में भी डाउट रहता है कई बार। तो देखो LCM का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि हमेशा लीस्ट नंबर ही निकालना है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे लिखा नहीं होता क्वेश्चन में कि आपको लीस्ट नंबर निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है ना, तो वहां पे आप लीस्ट और हाईएस्ट से जज नहीं कर सकते कि आपको उस क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF निकालना है। तो वो जज करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, LCM का यूज हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है, और HCF का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो बात करें मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या है, तो मुझे लगता है सारे बच्चे बता देंगे। 8 के फैक्टर होगा 1 2 4 8, है ना। सब जानते हो फैक्टर का मतलब क्या होता है, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम कर दें 8 की, 2 4 जा 2 2 जा, है ना, और 2 1 जा, ऐसे करके, है ना, आ जाता है ना। ये सबको करना आता है आई थिंक। तो 8 के बेसिकली फैक्टर क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मल्टीपल की, अब मैं आपसे पूछूं कि 8 के मल्टीपल्स बताओ, तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 16 32 64, लाइक दिस। ठीक है, सो ये आपके क्या हो गए, 8 के मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, तो बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, फैक्टर या तो नंबर के बराबर होगा या नंबर से छोटा होगा। हमेशा फैक्टर क्या होता है, उसका एक भाग, तो या तो नंबर के बराबर हो सकता है, 8 का फैक्टर 8 खुद हो सकता है, और या उससे छोटा ही होगा। लेकिन जो किसी नंबर का मल्टीपल होता है, तो 8 के मल्टीपल होंगे, तो 8 का मल्टीपल या तो 8 खुद होगा, और या उसके जो टेबल्स में आते हैं नंबर, उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है, और फैक्टर नंबर के हमेशा बराबर या उससे छोटा होता है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है आपके LCM और HCF पे। सेम बात है कि जो आपका LCM है वो या तो नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, LCM जो है वो या तो नंबर से बड़ा होगा हमेशा, और या नंबर के बराबर होगा। इसी तरह से जब हम HCF कैलकुलेट करते हैं तो HCF या तो नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है भाई, तो कभी भी अगर आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो उसके नंबर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ये भी कॉमन सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट बेसिक डिफरेंस ये है, जब भी हम LCM की बात करते हैं तो हम मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम HCF की बात करते हैं तो हम एक फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है इससे हम इसको रिलेट करते हैं। LCM बोला जाता है द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by each of the given numbers। मान लो हमें 2 या 3 नंबर का LCM निकालना है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, LCM। एक्चुअल में वो एक क्या है, मल्टीपल है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 6 4 और 12, ठीक है भाई, या 6 4 और 8 ले लेता हूं मैं। 6 4 और 8 का अगर मुझे LCM चाहिए तो इसका LCM क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 4 और 8 का LCM आएगा 12। तो 12 क्या है, 6 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 8 का भी, 8 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 24 लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, 8 भी है ना इसमें। ठीक है, 6 4 और 8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो LCM क्या होगा, 24 होगा। यानी जो एक ऐसा छोटा नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, LCM यानी मल्टीपल। बेसिकली हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो 6 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल और 8 का भी मल्टीपल हो। सर 48 नहीं बनेगा? हाँ, 48 इसका सर 48 नहीं बनेगा? नहीं, यही बनेगा। ठीक है। LCM निकाल रहे हैं ना हम, लीस्ट कॉमन। वो एक और मल्टीपल भी है, 48 भी तीनों का ही मल्टीपल है। लेकिन जब हम बात करते हैं LCM मतलब लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा, 24। मतलब सबसे पहली वो वैल्यू जो इन तीनों नंबर से कट जाएगी। ठीक है ना, 48 भी इनका एक कॉमन मल्टीपल है, लेकिन वो लीस्ट पूछ रहा है, तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा हो गया। लीस्ट की वजह से हम सबसे पहले वाला पकड़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज 48 भी तीनों का कॉमन मल्टीपल है। ठीक, इसी तरह से HCF क्या कहते हैं, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर। एक ऐसा नंबर जो दी गई 2 या 2 से ज्यादा संख्या को भाग कर सके, मतलब उन्हें डिवाइड करे, खुद डिवाइड नहीं होगा, उन्हें डिवाइड करेगा। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं 6, 4 और 8 का HCF निकालने की, तो सिंपल सी बात है, आपको इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 इनका HCF हो जाएगा। 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर देता है, 4 को भी डिवाइड कर देता है और 8 को भी डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली LCM और HCF में। LCM में हम एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जो दी गए नंबरों से डिवाइड हो जाए, यानी उनके टेबल में आती हो। बट HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, यानी उनका फैक्टर होगा। तो या तो वो नंबर के बराबर हो सकता है या नंबर से हमेशा छोटा मिलेगा। ठीक है, तीनों में से या तो किसी नंबर के बराबर हो सकता है या तीनों नंबर से हमेशा छोटा मिलेगा आपको HCF। LCM की बात करें तो LCM या तो तीनों में से किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है या तीनों से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये चीज रहती है आपकी LCM और HCF में। ठीक है, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, 6 और 12 का LCM निकालते थे, 12 आ जाता था। तो 12 12 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, या तो किसी एक नंबर के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा LCM के लिए। HCF के लिए या तो किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो मुझे लगता है बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता है तो। मल्टीपल मतलब ये चीज, फैक्टर मतलब 8 के फैक्टर क्या हो गए ये। ठीक है भाई, तो जहां पे हमें फैक्टर निकालना होता है वहां हम HCF को फॉलो करते हैं, जहां पे हमें मल्टीपल निकालना होता है वहां हम LCM को फॉलो करते हैं। यही दोनों में बेसिक चीज है। ठीक है, लीस्ट और हाईएस्ट हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए लीस्ट और हाईएस्ट का रट्टा नहीं लगाना है हमें। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है। कई बार क्वेश्चन में हाईएस्ट और लीस्ट नहीं लिखा होता, फिर आपको जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम LCM निकालें या HCF। तो उसके लिए बेसिक फंडा यही रहेगा, आप ये दिमाग में एक वैल्यू बनाओगे कि हमें फैक्टर निकालना है उन नंबर्स का या मल्टीपल निकालना है, वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मल्टीपल निकालना है तो LCM, फैक्टर निकालना है तो HCF। ठीक, जिनमें LCM HCF नहीं दिया होता उनकी बात कर रहा हूं। ठीक, जिनमें लिखा होगा उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा लिखा होगा वही निकालना है आपको। क्लियर हो गया भाई, बेसिक सा डिफरेंस दोनों में। बाकी तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, बट मेरे ख्याल से एक पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है और LCM और HCF कब कब निकालना है। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे। चलिए शाबाश। अब देखो भाई, LCM और HCF निकालने के दो मेथड होते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने करके बता देता हूँ। देखो, एक मेथड तो ये होता है भाई, जब हम LCM निकालते हैं, मान लीजिए 6 और 12 का LCM निकालना है, तो 6 के फैक्टर लिख लेंगे 2 × 3, 12 के फैक्टर लिख लेंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, तो अगर आपको LCM निकालना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको निकालना है LCM, तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो तो भाई कॉमन नंबर दिख रहे हैं आपको, आप वो ले लेते हो पहले। 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिख लिया। 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जब LCM निकालते हैं, इसके अलावा जो भी बचा हुआ नंबर होता है ना, हम उसको भी लिख लेते हैं। तो अब लास्ट में क्या बच गया, एक 2 और बच गया, तो हम 2 को भी लिख लेंगे, तो LCM आ जाएगा 12। ठीक है, ये होता है LCM निकालने का तरीका। वैसे सब मेरे को लगता है सबको आता होगा, इसलिए थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूँ। लेकिन जब HCF निकालना होता है तो HCF में हम क्या करते हैं, पहला कॉमन नंबर क्या है, 2, 2 लिख दिया। दूसरा कॉमन नंबर क्या है भाई, 3, तो 3 लिख दिया, बस। तो आंसर आ जाएगा 6। हम इसमें सिर्फ कॉमन नंबर ही देखते हैं, अनकॉमन नंबर नहीं देखते। ठीक है भाई, LCM को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो उसका मेथड क्या है, प्राइम फैक्टर्स लिख लो, 2 है 3 है नंबर जो भी, पहले कॉमन नंबर ले लो, मल्टीप्लाई कर, कॉमन नंबर ले लो, फिर जो अनकॉमन रह जाए वो भी ले लो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बट जब HCF निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेने हैं, कॉमन नंबर लेने हैं, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना। ये आपका होता है बेसिक मेथड LCM या HCF का। ठीक है, क्लियर है? मुझे लगता है वैसे सबको आता ही होगा। बाकी कॉमनली आप LCM या HCF कैसे निकालते हो मैं वो भी बता देता हूँ। आप ये वाला मेथड यूज करते हो ज्यादातर, उसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे 6 और 12 का LCM निकालना है तो आप क्या करते हो, एक ही साथ दोनों को लिख लेते हो, है ना, ऐसे ही करते हो ना, 2 3 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, फिर 3 पे भेज देते हो, 3 1 टाइम, 2 टाइम, फिर आगे और जा सकता है 2 पे, तो 2। तो आप तब तक डिवाइड करते रहते हो जब तक ये लास्ट स्टेप नहीं आ जाता 1, 1, 1, जितने भी नंबर होंगे उतने 1, है ना।
फिर क्या करते हो, जो भी ये लेफ्ट साइड में आपके फैक्टर्स आ गए इनको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका एलसीएम क्या बन गया भाई, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। ठीक है, और अगर एचसीएफ निकालना हो तब भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। ठीक है, बस फर्क क्या होता है ध्यान से देखिए, एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं, फिर से दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, आप ऐसे भी एचसीएफ निकाल सकते हो, 2 3 टाइम्स 6 टाइम्स। अब किस पे जाएंगे दोनों नंबर, 3 पे, 3 1 टाइम 2 टाइम, बस अब हम यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, बेसिकली एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा हो हम तब भी डिवाइड कर देते हैं, है ना, या 3 नंबर हो, 3 में से कोई 2 ही जा रहे हैं हम तब भी डिवाइड कर देते हैं। बट एचसीएफ निकालते हुए ध्यान रखना तभी डिवाइड करेंगे जब दिए गए दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे या दिए गए तीनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। पहली बार दोनों 2 पे कट रहे थे, काट दिए, दूसरी बार दोनों 3 पे कट रहे थे, काट दिए। अब अगला टेबल अगर आप 2 का लगाएंगे तो ये 1 आ चुका है, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आगे डिवाइड नहीं करना, बस इतने पे ही रुक जाना है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6। चीज वही है, इसमें हमने सिर्फ कॉमन नंबर लिए, इसमें हमने कॉमन नंबर लिए पहले, फिर हमने अनकॉमन नंबर भी ले लिया लास्ट में। ठीक है, तो वही चीज है, बस चाहे आप इसको ऐसे रख के सॉल्व कर लो तो ये डिवीजन मेथड कहला देता है, अलग अलग फैक्टराइज करके लेते हो तो वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड कहला देता है। क्लियर होगी दोनों चीजें, मुझे लगता है ज्यादातर आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हो भाई, एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम तो ऐसे ही करते हो, एचसीएफ नहीं करते होंगे तो। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब देखो भी पहला क्वेश्चन, कई बार क्या होगा ये पावर वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई। पहले क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, दूसरे में एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो एलसीएम में हमने सीखा पहला नंबर है हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 11, दूसरा नंबर है हमारा 2 की पावर 5 इंटू 3, और तीसरा नंबर है मेरा 2 की पावर 3 इंटू 11। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया जब भी एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो कॉमन नंबर ले लेते हैं। तो सब में कॉमन क्या है, तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 2। बट लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ है 2 की पावर 4, 2 की 2 की पावर 3 है सर कॉमन। ठीक है ना, तो अब यहाँ आपने ये नहीं करना कि इसको अलग से खोल के लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ ऐसा नहीं करना 2 की पावर 3 कॉमन लेना, यही गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक द मैक्सिमम पावर। एलसीएम कैलकुलेट करते हुए हम सबसे बड़ी पावर को कॉमन लेते हैं। ठीक है भाई, ये काम की चीज है, पावर वाले में कंफ्यूज करता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5, तो आप एलसीएम लेते हुए 2 की पावर 5 उठा लोगे। ठीक है, आगे देखोगे तो 11 2 में ही कॉमन है, 3 2 में ही कॉमन है, तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर मैंने क्या बताया था, जो अनकॉमन हो हम उसको भी कंसीडर करते हैं। अब जो अनकॉमन है 3 और 11 अनकॉमन है, तीनों में नहीं है, सिर्फ 2 2 में है, तो इनकी भी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। लेकिन बाई चांस यहाँ पे हाईएस्ट पावर इनकी 1 ही है दोनों केस में, तो आप एक बार 3 उठा लोगे, एक बार 11 उठा लोगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 की पावर 5 32 और 11 इंटू 3 33, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डी ऑप्शन बन जाएगा 1056, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे फंडा क्या है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है भाई, और जब हम एचसीएफ निकालेंगे तब हम मिनिमम पावर उठाएंगे। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका एलसीएम एचसीएफ का। कॉमन अनकॉमन वाला तो आपको क्लियर हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब पावर आ जाएगी। तो पावर वाले क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिए, बेसिक फंडा तो सेम रहेगा कॉमन अनकॉमन वाला, साथ ही साथ एक फंडा और जुड़ जाएगा कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है, एचसीएफ में मिनिमम पावर लेनी है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्लियर है तो जरा वाई टाइप कर देंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ के लिए, भैया एचसीएफ के लिए पहला नंबर है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 11, इनकी पावर 1 1 है। अगला नंबर है 2 की पावर 5 इंटू 3, अगला नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 11। तो जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो पहला फंडा क्या था भाई, जो कॉमन है वो लेना है। तो कॉमन क्या है, 2 सब में नजर आ रहा है आपको। अब एचसीएफ के लिए भी बताया क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, 3, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 8, यही आपका आंसर है। अब इसमें ना तो 3 लेना है ना 11 लेना है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि एचसीएफ में याद रखो वही लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो या दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 3, तो जो नंबर तीनों में कॉमन होगा वही हमें उठाना है एचसीएफ के लिए।
अब HCF में सिर्फ 2 ही कॉमन था सब में, बाकी 3 और 11 तीनों में नहीं आ रहे, इसलिए उनको नहीं लेना है। HCF में सिर्फ आप 2 देखोगे और 2 की मिनिमम पावर देखोगे, तो 2 की मिनिमम पावर है 3, 2 की पावर 3 8, HCF आ जाएगा 8। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सेकंड क्वेश्चन भी। देखो बेसिक फंडा हाँ जी चेंज सर। उसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो ध्यान रखना। एलसीएम में कॉमन भी लेते हैं, अनकॉमन भी लेते हैं, ठीक है, बट HCF में सिर्फ कॉमन वाले ही लेने हैं, ठीक है। बट साथ में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम में जो कॉमन होंगे या जो अनकॉमन होंगे उसकी भी हाईएस्ट पावर ही लेनी है, मतलब पावर हमेशा मैक्सिमम लेनी है। HCF में पावर हमेशा मिनिमम लेनी है और सिर्फ कॉमन नंबर की लेनी है। चलिए अब मुझे लगता है आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। आगे 2 इंपॉर्टेंट काम के भाई फॉर्मूले। कई बार आपको फ्रैक्शंस का HCF या LCM निकालना पड़ जाता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, बोलते हैं HCF ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो याद रखना बड़ा आसान है, HCF पूछेगा तो पहले हम HCF निकालेंगे, तो HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है भाई। अगर किन्हीं फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो न्यूमरेटर्स ऊपर वाली वैल्यू का HCF ही निकालो और नीचे वाली वैल्यूज का LCM। इसी तरह से अगर आपसे LCM पूछ रहा है तो LCM के केस में पहले LCM ही निकालेंगे, तो LCM ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो HCF पूछे तो पहले HCF फिर LCM, LCM पूछे तो पहले LCM फिर HCF, ठीक है भाई। न्यूमरेटर्स का LCM, डिनोमिनेटर्स का HCF, ठीक है। कर लिया नोट, नोट कर लो तो वाई टाइप कर देना। याद रखना मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा है। HCF के केस में ऊपर HCF आएगा, नीचे LCM, LCM के केस में ऊपर LCM आएगा, नीचे HCF। अभी इस पे क्वेश्चन करा देता हूं, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हो जाएगी क्या मतलब है, ठीक है। देखो अब बोलता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। तो आपके सामने फ्रैक्शन दे रखे हैं, इसका LCM HCF निकालना है। तो जब हम LCM निकालने जाएंगे फॉर्मूला कहता है न्यूमरेटर्स का LCM लो, डिनोमिनेटर्स का HCF। न्यूमरेटर क्या है, 2 3 2 4 9, तो इनका LCM आ जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरे वाला मेथड लगाना जो आपको मैंने टाइम एंड वर्क में सिखाया था। आपको एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो सबसे डिवाइड हो जाए। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9, तो 9 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 9 1 जा 9 सबसे नहीं जाता, 9 2 जा 18 सबसे डिवाइड नहीं होता, 9 3 जा 27 सबसे डिवाइड नहीं होता, 9 4 जा 36 सबसे डिवाइड हो जाएगा, LCM आ गया 36, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हैं जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था, और भाई अगर किसी को फैक्टर बना के निकालना है तो वो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब HCF की बात करें तो 7 5 3 13 सब अलग अलग नंबर है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी कुछ भी ना कॉमन हो तो एक नंबर हमेशा कॉमन होता है, क्या, 1, ठीक है। एक सबका है भाई, तो उसका HCF क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। ऑड नंबर्स हैं एक तरह से, तो कोई भी आपको फैक्टर नहीं मिल रहे इनके ज्यादा। अब आ जाते हैं सेकंड पे, अगर हमें HCF निकालना है तो HCF के लिए हमें ऊपर वाले नंबर्स का HCF निकालना है। तो ऊपर वाले में 3 2 4 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी का मतलब है चारों में इकट्ठा कॉमन होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन क्या आ जाती है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन बेटा 3 कॉमन है सिर्फ 3 और 9 में, 2 और 4 में तो नहीं 3 आ रहा ना। इसी तरह से 2 कॉमन है 2 और 4 में, लेकिन 3 और 9 में तो 2 आ नहीं रहा। तो हमें कौन सा नंबर लेना होता है, कॉमन, जो चारों में कॉमन हो। चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, इसलिए HCF आ जाएगा 1। LCM निकालने जाएंगे तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो LCM के लिए क्या होता है, अनकॉमन नंबर भी लेते हैं। तो अनकॉमन नंबर लेने का मतलब क्या है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं 4 और 5 का LCM क्या होगा, तो मुझे पता 4 और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो मैं 4 भी लूंगा और 5 भी लूंगा, तो LCM क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह से 7 5 3 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, निकालना क्या है, LCM, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है अब आपको हर टाइप के नंबर का LCM HCF निकालना तो आ ही गया होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में LCM HCF निकालना है तो क्या करना है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा फास्टली करा रहा हूं, ठीक है सर और बता दिए ना, हाँ जी। LCM वाला सर एक बार और बता दिए। HCF वाला सर
देखो भाई एलसीएम वाले में ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम जब आप निकालोगे तो 36 आ जाएगा। नीचे वाले नंबर का जब एचसीएफ निकालना है तो इनमें सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन की बात थी, जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ, ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ मतलब एक कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इनमें सिवाय एक के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक आ गया। एलसीएम की जब हम बात करेंगे तो अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम क्या करते हैं, बिना कॉमन वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम 1365 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो भाई आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। तो ऑब्वियसली बात है, जब एचसीएफ निकालना है तो आप जानते हो आपको ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ चाहिए और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो ऊपर वाले नंबर्स हैं 9, 12, 18, 21। तो इनका एक कॉमन एलिमेंट चाहिए। मेरे को लगता है सबको दिख रहा होगा 3 कॉमन है इसमें। जिनको नहीं दिख रहा भाई देखो, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 12 को 4 × 3, 18 को है ना 6 × 3, 21 को 3 × 7। तो 3 सभी में आ रहा है, 3 कॉमन हो गया, तो एचसीएफ आ गया 3। ठीक है, बाकी नहीं तो आप ऐसे 9, 12, 18, 21 ऐसे भी सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे 3 ही कॉमन आएगा। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम निकालना। एलसीएम किस किस का निकालना है भाई, 10 का, 25 का, 35 का, 40 का। ठीक है, तो देखो भाई 10, क्योंकि देखो नन ऑफ दीज भी है भाई लास्ट में, इसलिए हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो 3 एक ही ऑप्शन में था, आंसर आ जाता। बट क्योंकि नन ऑफ दीज भी हमें पता नहीं ना 1400 एलसीएम आएगा या नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें एक बार चेक भी करना पड़ेगा। तो 10 के फैक्टर हो जाएंगे भाई 2 × 5। ठीक है, 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 5, 35 के फैक्टर हो जाएगा 5 × 7 और 40 का फैक्टर हो जाएगा 8 × 5। ठीक है, तो 5 5 5 5 सब में कॉमन है तो एक 5 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 और 8 में से क्या कॉमन लेंगे, 8, क्योंकि ये 2 की पावर 1, यह 2 की पावर 3, तो इसलिए मैं 8 उठा लूंगा, ये भी गए। अब जो अनकॉमन नंबर है वो भी उठा लो, अनकॉमन क्या रह गए 5 और 7, तो × 5 × 7। ठीक है भाई, 25 8 200, 200 × 7 1400, एलसीएम आ गया 1400, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, विदुषी सही है, उज्जवल कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है भाई, ए ही आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, आदित्य। ठीक है, बाकी देखो जैसे जैसे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना स्पीड बन जाएगी। अभी ये मत देखो मैंने कितनी जल्दी सॉल्व किया, ठीक है भाई, समझ रहे हो, अभी मुझसे कंपेयर मत करो खुद को। ठीक है, आप अभी पहले अपने यही वाले मेथड लगाओ जो लगाते हो, ये सिस्टम अपने आप सीख जाओगे, ये मेरे सिखाने वाला कुछ नहीं है इसमें। जब आप इसको थोड़ा सा रेगुलरली करोगे ना 2-4 क्वेश्चन, तो आपको अपने आप दिखने लगेगा इनमें कॉमन क्या था, 3, इसीलिए सर ने सीधा 3 ले लिया। तो धीरे धीरे चीजें दिखेंगी, पहले दिन ही नहीं दिखने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती हैं चीजें, मैंने सिर्फ करके थोड़ा सा इसलिए दिखाया ताकि आप ऐसे करना भी सीख जाओ। ठीक है, मुझे भी मालूम है एकदम से नहीं होगा आपसे, टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा स्पीड बनाने में। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लैंग्वेज वाले जिसमें हमें पता ही नहीं लगता करना क्या है, ना वो लिखेगा एलसीएम निकालो ना लिखेगा एचसीएफ निकालो, तो अब हमें खुद डिसाइड करना होगा भाई एलसीएम। अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो चैप्टर एलसीएम एचसीएफ है, तो या तो इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें दिमाग लगाना पड़ेगा एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। अब देखो कंडीशन समझो ध्यान से, बोलते हैं 4 बेल्स हैं that ring at interval of 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes respectively. If all 4 bells ring at 9 AM first, when will they ring again? देखो कहानी क्या है, मैक्सिमम को समझ आ गई होगी, जिनको नहीं समझ आई मैं बता रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा है भी 4 अलग अलग बेल्स हैं, पहली बेल हर 3 मिनट के बाद बजती है, मतलब जो इंटरवल उसके बीच का गैप है, जब पहले बजेगी फिर 3 मिनट के बाद बजेगी, फिर दोबारा 3 मिनट के बाद बजेगी, ऐसे वो जो बजेगी वो 3-3 मिनट के बाद बजेगी। जो दूसरी बेल है वो 4-4 मिनट के बाद बजेगी, तीसरी बेल हर 5 मिनट के बाद बजेगी और छठी बेल चौथी बेल हर 6 मिनट के बाद बजेगी। ये कंडीशन आपको गिवन है। कह रहा अगर ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, अगर वो चारों बेल्स एक साथ
9 बजे बजी थी पहली बार, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर 11 नहीं है, ध्यान से सुन लो भाई। अब देखो, हमें बेल्स को एक साथ बजाना है। ठीक है, पहली बजती है हर 3 मिनट के बाद, दूसरी बजती है हर 4 मिनट के बाद, तीसरी बजती है हर 5 मिनट के बाद, और चौथी बजती है हर 6 मिनट के बाद। तो मुझे बताओ, मुझे इसमें फैक्टर निकालना होगा या मल्टीपल? सर फैक्टर। मल्टीपल। मल्टीपल निकालना होगा, फैक्टर नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस सी बात है। देखो, उसने क्या बोला है कि चारों बेल 9 बजे एक साथ बजती हैं, अगली बार एक साथ कब बजेंगी? एक साथ मतलब एक ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे जो 3 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी मल्टीपल हो, फैक्टर नहीं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनका देखो, इनका कॉमन फैक्टर तो एक है, उसके अलावा तो है ही नहीं, वैसे ही नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे आप HCF नहीं निकालने वाले, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? LCM। मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए जो पहली बेल 3 मिनट के बाद भी उस टाइम पे पहुंच जाए, दूसरी बेल 4 मिनट के बाद के गैप पे भी उस पे पहुंच जाए, तीसरी बेल 5 मिनट के गैप पे भी उस पे पहुंच जाए, छठी बेल 6 मिनट के गैप पे भी उसी टाइम पे पहुंच जाए। तो मुझे एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो इन सबसे डिवाइड होता हो, यानी इनका मल्टीपल हो। तो आपको मल्टीपल निकालना है 3, 4, 5 और 6 का, यानी LCM निकालना है। तो इनका LCM आ जाएगा 60, 60। यानी ये हर 60 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। तो अगर पहली बार 9 बजे बजी थी, तो अगली बार 10 बजे बजेंगी। तो इसका आंसर आएगा 10 AM। ठीक है भाई, फिर अगली बार दोबारा 11 बजे बजेंगी, फिर अगली बार 12 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे, ऐसे मतलब हर 1 घंटे के बाद ये बजेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेल्स वाले जो क्वेश्चन है, बेसिकली इनमें हम LCM ही निकालते हैं, वैसे HCF नहीं निकालते। बट देखो, क्रैम नहीं करना, आपको समझ आना चाहिए भाई क्यों LCM निकाला, ठीक है ना, क्योंकि HCF आप इसमें निकाल ही नहीं सकते, HCF का मतलब ही नहीं बन रहा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? हाँ जी। बाकी लोग वाई वाई नहीं टाइप कर रहे हो? ठीक है, वाई वाई वाई। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट बड़ा ही बहुत पुराना सा कॉन्सेप्ट है, आधे से ज्यादा बच्चों को पहले से आता है। ठीक है भाई, ये बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू LCM। ठीक है भाई, यानी अगर दो नंबर का जो भी प्रोडक्ट है वो उसके बराबर होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ठीक है, सिंपल चलते हैं सीधा इस पे। कैसा क्वेश्चन आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई। बोलता है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिन, इफ फर्स्ट नंबर इज दिस फाइंड द सेकंड नंबर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, पहला नंबर उसने दे रखा है, दूसरा नंबर हमने n मान लिया, बराबर होगा दोनों के मल्टीप्लाई के, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में, चार में से कोई 3 वेरिएबल आपको दे देगा, एक पूछ लेगा, कई बार दोनों नंबर दे देगा, LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, कई बार दोनों नंबर दे देगा, HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा। तो इसी इक्वेशन में बस पुट करना, आंसर आ जाएगा। कई बार LCM HCF दे देगा, दोनों में से एक नंबर देगा, दूसरा पूछेगा, जैसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, बस कई बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, जैसे ये है। ठीक है, बस वो कैलकुलेशन में जो टाइम आपका जाएगा जाएगा, बाकी क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं होता। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का एक बेसिक फॉर्मूला सा होता है, मैं वो आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हम डिविजिबिलिटी रूल से ये टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं सारे के सारे। ठीक है, आपकी वर्कशीट में है काफी क्वेश्चंस, आप ट्राई करना। यहाँ पे मैं आपको एक ही करा रहा हूँ अभी, ध्यान से सुनिए। कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 11, 15, 22 लीव्स रिमाइंडर 3, 4, 8, 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कई बार इसमें एक ही कॉमन रिमाइंडर होता है, कई बार अलग अलग रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं, वो सिंपल ये कहना चाह रहा है कि हमें ऐसा नंबर बताना है जिसे अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मुझे 3 रिमाइंडर दे देगा, 11 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर दे देगा, 15 से डिवाइड करूंगा तो 8 रिमाइंडर दे देगा, और 22 से डिवाइड करूंगा तो 15 रिमाइंडर दे देगा। तो हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, मान लो मैं 13 को 10 से डिवाइड कर रहा हूं,
तो कितना रिमाइंडर आ गया भाई, 3। ठीक है, अगर मैं 13 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ कितना रिमाइंडर आ गया, 3। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस 13 में से ये 3 माइनस कर दूं तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 10 से डिविजिबल होगा। बड़ा बेसिक सा फंडा है। अगर मैं 13 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर मिल रहा है 3, तो अगर मैं इस नंबर में से ही 3 माइनस कर दूं तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। हमारा आंसर इन सारे ऑप्शन में से एक ही है, या तो वो नंबर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं पहले 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। 10 ये कहता है कि उसको डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचता है। तो इसका मतलब अगर इस नंबर में से, अगर ये नंबर आंसर है, तो इसमें से 3 माइनस करने पे 10 से डिवाइड होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से 3 माइनस करूंगा क्या ये 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। रीजन नो सिंपल, सर। 7 में से 3 गया, लास्ट डिजिट क्या बनेगा? 4। वो 10 से डिवाइड नहीं होता। इसमें से 3 माइनस करूंगा 10 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें से 3 हाँ। माइनस करूंगा 10 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, बट पहला तो आंसर नहीं है श्योरली। ठीक है, अब सिर्फ 10 की डिविजिबिलिटी से मेरा एक ऑप्शन कट गया, बाकी दो नहीं कटे। कोई बात नहीं, मैं सेकंड नंबर ट्राई कर लेता हूँ। सेकंड नंबर ये कहता है भाई कि अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर देगा। तो अब 3 को, 48 होगा सर। अब 3 को भूल जाओ, दोनों में से 4 4 माइनस कर दो। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 9 8 9899। 9 9। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 9 8 8 9। मेरे ख्याल से साफ दिख रहा होगा दोनों में से 11 से कौन डिवाइड होगा? सी ऑप्शन। तो आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो भाई 11 की डिविजिबिलिटी याद है ना, 9 माइनस 8 प्लस 1, 9 माइनस 9 0। तो इसमें तो 1 बन गया, 1 11 से डिवाइड नहीं होता। इसमें 9 माइनस 8 प्लस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, ये 0 बन गया, तो 11 से डिवाइड होगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 9893 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। एक या दो स्टेप के बाद आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में ट्राई करना, क्योंकि ट्राई करने से सॉल्व होंगे। मैं 5 छोड़ो 10 क्वेश्चन 15 करा लूं, नहीं होंगे आपसे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल का बहुत यूज करना है। अब ये चीज डिपेंड करेगी आपके डिविजिबिलिटी रूल में स्पीड कितनी है, क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। जैसे देखते ही पता लगना चाहिए था 11 से हो रहा है या नहीं, मतलब ये प्लस माइनस आपके माइंड में चलना चाहिए। आधे तो ऐसे हैं भाई, इसको माइनस करके कुछ और लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब उनका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप 4 माइनस नहीं कर पा रहे तो फिर मैं क्या ही बताऊं। ठीक है ना, तो वो देखो, वो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा तरीका बताया है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सुधारो भाई, जल्दी से 4 5 माइनस करना सीखो। ठीक है ना, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, उसका और कोई हल नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप करना। ठीक है, चलो ये आपका एलसीएम एचसीएफ जो है। हाँ जी सर, ये 11 वाला समझ नहीं आया। आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता है? हेलो, नो सर। फिर आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैंने 11 की डिविजिबिलिटी कराई हुई है। आई थिंक आपकी पहली क्लास होगी, इसलिए आपको नहीं आएगा, टेंशन मत लो। जब मैं दोबारा से कराऊंगा तब आ जाएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं भाई उनका होना है अभी ये, वो इतनी टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पिछली क्लास से रिलेटेड है, तो अगर आपने पिछली नहीं अटेंड की होगी तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो जितना आ रहा है बस उतना ही रखो, क्योंकि आपके बैच में दोबारा होगा तब आपको ये समझ आ जाएगा कैसे किया मैंने। चलिए भाई, तो भाई अपने लास्ट टॉपिक पे। हाँ जी बोलिए। नहीं ठीक है सर, मेरे को कोई पूछना था, आप पढ़ा दीजिए उसके बाद। 11 वाले का? नहीं सर, मैंने कुछ और टॉपिक से क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है कोई नहीं। ठीक है भाई, देखो अब एक लास्ट टॉपिक अपना रह गया था, मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, अब मिक्सचर एलिगेशन क्या है? कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो लोग नए हैं वो भी समझ लेना भाई। ठीक है, क्योंकि इसका पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाकी चैप्टर्स के होते हैं, वो हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये क्या होता है, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आपने क्वेश्चन वो देखे भी होंगे पहले, जिन्होंने
क्वांट किया हुआ है वो समझ जाएंगे कि अच्छा इसलिए आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब देखो मिक्सचर एलिगेशन में सिंपल सा फंडा क्या होता है, हम एक कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होते हैं इसमें, ठीक है, या परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखना, इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्स बनते हैं, ठीक है भाई। अब जो पहला बॉक्स है और जो ये दूसरा बॉक्स है, एक में हम सस्ती चीज लिखते हैं, एक में हम महंगी चीज लिखते हैं, चीपर एंड डियरर। इसको आप शफल भी कर सकते हो, ये फिक्स नहीं है कि आपको सस्ती चीज पहले लिखनी है, आप पहले महंगे वाली भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। रेशो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है आपने यहाँ पे सस्ते वाली रखनी है, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन में आपको दो कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेंगे, तो एक कॉस्ट प्राइस कम होएगा, एक प्राइस ज्यादा होएगा, तो आप कम वाला इधर लिखो या ज्यादा वाला लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है एक साइड हमने कम वाला रखना है, एक साइड हमने ज्यादा वाला रखना है। तो ऊपर वाले बॉक्सेस में हम रख देते हैं प्राइस। तो अगर ऊपर वाले बॉक्सेस में हम रख देते हैं प्राइस, तो आपको ध्यान रखना है ये जो बीच वाला बक्सा है ना, इसको हम बोलते हैं मीन प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्राइस। ये ज्यादातर क्या होता है, ठीक है, जो पढ़े हुए हैं पहले वो जानते होंगे, मैंने एक तरह के चावल उठाए, दूसरे तरह के चावल उठाए, दोनों को मिक्स करके बेच दिया, तो वो जो मिक्स करके बेचा उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो इस मिक्स राइस में कुछ हिस्से ये वाले चावल है, कुछ हिस्से ये वाले चावल है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ प्राइस इस चावलों का था, कुछ प्राइस इसका था, तो जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो एक नया प्राइस जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें कॉस्ट प्राइस ही रखना है, ठीक है भाई। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे रुपीज लिख रहा हूं, यहाँ पे रुपीज लिख रहा हूं, तो इस वाले बक्से में भी मैं रुपीज ही लिखूंगा। मतलब अगर मैंने यहाँ कॉस्ट प्राइस रखा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस रखा है, तो इस बक्से में भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। तो पहले 3 डब्बों में हमेशा सेम टाइप की वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब आगे करना क्या है ध्यान से सुनिए, फिर नीचे 2 डब्बे आपको दिखेंगे, इन दोनों डब्बों से हम बनाते हैं रेशो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो ये वाला डब्बा है ये वैल्यू किसकी देगा, इस वाले की, ये मैंने एरो लगाया हुआ ना साइड में नीले से रंग का, ये डब्बा जो वैल्यू देगा वो देगा इस पहले वाले डब्बे, और जो दूसरे वाला डब्बा है ये जो वैल्यू इंडिकेट करेगा, कौन से डब्बे की वैल्यू इंडिकेट करेगा, इस वाले की, ठीक है। देखो ऊपर वाला डब्बा है, उसी की वैल्यू आएगी नीचे में, ऊपर वाला डब्बा है डी, इसी की वैल्यू आएगी नीचे। बट जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम वो करते हैं क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में, ठीक है। अब आप ध्यान दो, जो मैंने एब्रीविएशंस यूज की हुई है उस पे फोकस करना। इस बॉक्स में लिखा हुआ है सी, इसमें लिखा हुआ है डी, एक मिनट मैं सारी इंक हटा ही देता हूं। अब भाई ध्यान से फोकस करो, पहले डब्बे में लिखा हुआ है सी, बीच में लिखा हुआ है एम। तो अगर मुझे इस वाले बॉक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं इधर से एरो में आऊंगा, ऐसे इधर आऊंगा, ऐसे डायगोनली आऊंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, m माइनस सी। अब मैंने m माइनस सी क्यों लिखा, देखो सिंपल सी बात है भाई, आप जानते हो एक सस्ते चावल है, एक महंगे चावल है, ये बीच में उनका मीन प्राइस है। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो पॉजिटिव चाहिए, तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करूंगा, ठीक है। तो मिक्सचर का अगर प्राइस ज्यादा है, ये वाले सस्ते हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो मैंने लिख दिया m माइनस सी। बट ये वैल्यू किसकी दिखाएगा, इस वाले बॉक्स की, ये ध्यान रखना, यही इसमें कंफ्यूजिंग रहता है। हम कैलकुलेट तो करते हैं क्रॉस में डायगोनली, लेकिन वैल्यू आती है सीधी। अब मान लीजिए मुझे इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, जो ये डी लिखा हुआ है, ठीक है भाई, डी और एम का डिफरेंस लूंगा, फिर से तीर चलाऊंगा इधर की तरफ, डी माइनस एम, ये वैल्यू आएगी किसकी, इस वाले बॉक्स की, ठीक है। फिर इस वैल्यू से मैं रेशो बनाऊंगा, वो मेरा आंसर होगा, ठीक। अब जो काम की बात है सुनने की वो ये है भाई, अगर आप ऊपर प्राइस ले रहे हो, अगर आप ऊपर के बक्से में प्राइजेस लिख रहे हो, तो नीचे जो रेशो आएगा वो क्वांटिटी का आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। नीचे जो रेशो आता है वो क्वांटिटी का आता है, अगर आपने ऊपर प्राइस लिए हैं तो नीचे रेशो आएगा क्वांटिटी का, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना पड़ेगा जो हम रेशो में करते थे, तो जो पहली बार लगा रहे हैं उन्हें हो सकता है वो पॉइंट लास्ट स्टेप समझ ना आए क्वेश्चंस के, लेकिन ये बनाना जरूर सीख लेना भाई, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ इसको, क्योंकि इसमें जितना मर्जी दिमाग लगाते रहे कुछ नहीं समझ आने वाला, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो इस टाइप के आते हैं। बोलता है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर शुड मिक्स
two varieties of pulses costing rupees 15 per kg and rupees 20 per kg respectively, so as to get the mixture worth rupees 16 रुपए 50 पैसे। ठीक है भाई, अब वो आपसे पूछ रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास दो अलग अलग प्राइस के चावल हैं, वो उनको किस रेशो में मिक्स करे कि उसका जो नया चावल बन जाएगा मिक्स करने के बाद उसका प्राइस 16 रुपए 50 पैसे हो जाए। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इसको लिखो, आप पहले 15 लिखो या पहले 20 लिखो। तो भैया टोटल 5 बक्से बनते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक, तो पहले वाले बक्सों में हमें लिखना होता है रुपीस। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले 15 लिख लिया, दूसरा प्राइस था 20 रुपए लिख लिया, बीच में भी क्या आएगा, प्राइस आएगा। ठीक है, वो मीन प्राइस होगा। मीन प्राइस मतलब इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच की वैल्यू, वो 15 से ज्यादा होगा 20 से कम होगा। तो दिख रहा है आपको 16.50, 15 से ज्यादा है 20 से कम है, बीच में रख दो। अब आपको इसकी अगर वैल्यू चाहिए इस वाले डब्बे की, तो कैसे निकलेगी, ऐसे तीर चलाना है यहां से यहां, 20 माइनस 16.50। ठीक है भाई, कितना आ गया, शाबाश बताओ। 3.5। 3.5 या 3.50, कुछ भी लिखो, एक ही बात। अब अगर इस डब्बे की वैल्यू निकालनी है तो इधर से तीर चला, 16.5 माइनस 15। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, 16.5 15 माइनस 15, बड़े में से छोटा माइनस करना है, 1.5 रुपए। अब इनका हमें निकालना है। 3 आ जाएगी सर रेशो। ठीक है भाई, अब रेशो में इधर लिख रहा हूं भाई, ये बन गया 350/100 रेशो 150/100। 100 से 100 तो कट ही जाएगा, बाकी मेरे ख्याल से सब जानते हैं रेशो कैसे निकालना है, 7/3। 7/3। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 350/100 क्यों किया? हाँ जी, डेसिमल था ना, डेसिमल था यार, या तो डायरेक्ट दोनों से डेसिमल काट दो। ठीक है ना, नहीं काटोगे तो बाय 100 ही लिखोगे तो 100 वैसे कट जाएगा। ठीक है, तो या इस रेशो में अगर आप इनको मिलाओगे तो वो जो चाह रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखना, अगर यहाँ रुपीस लिखे हैं, यहाँ रुपीस लिखे हैं, तो यहाँ भी रुपीस होगा। बेसिकली यहाँ हमने लिया कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें डाउट ये आता है, एक चीज ध्यान रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटा, ये जो बीच वाली वैल्यू है ना 16.50, बीच वाली वैल्यू हमेशा ऐसी होगी जो एक वैल्यू से बड़ी होगी और एक से छोटी। जैसे एक मेरी वैल्यू है 15 रुपए, एक मेरी वैल्यू है 20 रुपए। ठीक है, तो आपको बीच में वही वैल्यू लिखनी है जो 15 से बड़ी हो और 20 से छोटी हो। ठीक है, अगर ये होगा तभी ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, वरना ये कॉन्सेप्ट लगेगा भी नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और देखते हैं, नेक्स्ट देखो भाई, कहता है फाइंड द रेशियो इन विच राइस रुपीज दिस पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस रुपीज दिस पर केजी टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ रुपीज दिस मच। कहता है भाई इतने रुपए वाले और इतने रुपए वाले को मिक्स करना है ताकि जो आपका मिक्सचर है उसका प्राइस कितना आ जाए, 6.30। ठीक है, पहला डब्बा 7.20, दूसरा डब्बा 5.70, बीच में 6.30, बन जाएगा रेशो 7.20 5.70 6.30 60-90। जब रेशो कैलकुलेट करोगे हो जाएगा 60-90। अब देखो डेसिमल दोनों साइड से कट जाएगा भाई, आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स 2:3। ठीक, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आई थिंक हो जाएगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है तो वाई टाइप कर देना भाई एक बार जल्दी से। वाई 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 वाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से हम सुनेंगे, इसको ध्यान से सुनना। ये बोलता है इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 and ₹65 so that by selling the mixture at this much he may gain 10%। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, पिछली बार भी वो रेशियो पूछ रहा था, लेकिन पिछली बार ना आपको 3 कॉस्ट प्राइस गिवन थे।
इतने रुपए के हैं, इतने रुपए के हैं, और जब उन्हें मिक्स कर देंगे उतने रुपए के हो जाएंगे। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या कह रहा है, इतने रुपए वाली चाय और इतने रुपए वाली चाय को अगर मिक्स करके इतने रुपए में बेचा जाए, ये इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है, अगर इतने रुपए की बेची जाए तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें बताना है किस रेशो में मिलाया जाए। ठीक है, अब देखो भाई जायज की बात है, उसे एवरेज कर देंगे सर। अब मैं बताता हूँ। अब देखो इसमें डायरेक्टली हम मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगा सकते, रीजन आप जानते हो। एक तो मैंने आपको बताया अगर ऊपर सीपी है, यहाँ पे सीपी है, तो बीच वाले बॉक्स में भी क्या होना चाहिए, सीपी। बट यहाँ पे मेरे पास 2 सीपी है, एक एसपी है, एक सेलिंग प्राइस है, सीपी नहीं है। सेकंड चीज और ध्यान से देखो, एक वैल्यू है 60 रुपए, एक है 65 रुपए, तो बीच में जो वैल्यू होनी चाहिए वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 68.20, वो इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो इसलिए हम डायरेक्टली मिक्सचर एलिगेशन इसमें लगा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट फेल हो गए। पहली बात, सीपी 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 होना चाहिए, लेकिन सीपी नहीं है। दूसरी बात, जो बीच वाली वैल्यू है वो एक से बड़ी एक से छोटी होनी चाहिए, ये तो दोनों से ही बड़ी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे लगाएंगे। ऊपर हम लिख देंगे सीपी 60 रुपए, इधर हम लिख देंगे दूसरा सीपी 65 रुपए। अब हमें सीपी निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, देखो भाई जिन्होंने प्रॉफिट लॉस नहीं किया है उनको अभी नहीं पता लगेगा सीपी कैसे निकाला है, जैसे चैप्टर होगा आपको क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ आप नोट कर ले उस स्टेप को। ठीक है भाई, सीपी हम निकालेंगे ऐसे, आपको याद आ रहा होगा भाई, सेलिंग प्राइस का अगर 100/110 कर दो तो सीपी हो जाता है, याद आ रहा है, 10% प्रॉफिट है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते थे, उल्टा करते थे, याद आ रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस का सीधा 100/110 कैलकुलेट कर लो तो आपका सीपी आ जाएगा 62 रुपए। अब चेक कर लो, 62 60 से बड़ा है, 65 से छोटा है। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो वही प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट लगा के आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपको आता है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी कैसे करते हैं। यहाँ से हम सीपी निकाल के सीपी यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर सेम कॉन्सेप्ट, 65 - 62 3 आ गया, और यहाँ पे 62 - 60 2 आ गया। तो किस रेशो में मिलाना पड़ेगा भाई, 3:2। ठीक है, क्योंकि जिनकी फर्स्ट क्लास है देखो मेरे को मालूम है उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो ये नहीं समझ आएगा। आप सिर्फ ये फॉर्मूला ऐसे अभी लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि आपका जब प्रॉफिट लॉस होगा तो अपने आप आपको ये समझ आ जाएगा सर ने क्या किया था। ठीक है, मेन फिलहाल मुद्दा यहाँ पे है कि आपको ये सब समझ आना चाहिए, हम निकाल कैसे रहे हैं क्वेश्चन को, वो स्टेप आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका भी, ये लास्ट क्लास है, इसके बाद से शुरू हो जाएगा। पहले हम रीजनिंग कवर करेंगे ऑब्वियसली, फिर बीच में क्वांट स्टार्ट कर देंगे। ठीक, क्लियर है भाई, भाई टाइप कर दें एक बार। प्रोसीजर समझ आ रहा है सबको, करना कैसे है, कैसे माइनस करना है, कैसे रेशो निकालना है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, बीच की कुल कैलकुलेशन का मुझे पता है दिक्कत आ रही होगी, बट कॉन्सेप्ट कैसे, प्रोसीजर पता लग जाना चाहिए, बस मेन मुद्दा ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसी है क्वेश्चन, वो स्लाइड में मैंने दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मैं आपको इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, आपको वैसे ही करना है। कहता है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस but he mixes it with water and thereby gains 25%. Find the percentage of water in the mixture. ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए क्या कहता है भाई। एक दुकानदार है, वो एक दावा कर देता है कि मैं जितने का दूध लाऊंगा ना उतने का ही बेचूंगा, मतलब जितने का उसका कॉस्ट प्राइस है उतने का ही वो सेल करेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अंदर से तो दूध वाला है भाई, पैसे तो कमाने हैं, तो फिर वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उस दूध में पानी मिला देता है, और ऐसा करने से उसे कितने का प्रॉफिट होने लग जाता है, 25% का प्रॉफिट होने लग जाता है। तो हमें बताना है उसमें कितना पानी है, उस मिक्सचर में जो पानी उसने मिलाया है कितना पानी मिला दिया उसने। ठीक है, मिक्सचर में कितने % पानी मिला दिया। पहले मैं आपको इसको बताता हूँ मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से, लेकिन करना नहीं है वैसे। ठीक है, इसलिए मैं उसको जल्दी बताऊंगा, क्योंकि हमें उस मेथड से करना ही नहीं है क्वेश्चन, मैं इसका आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भाई हम मिक्सचर ले लेते हैं कि जो उसने दूध
प्लस पानी मिलाया, ठीक है, वो जो आपका मिक्सचर है वो हो गया 100। अब क्योंकि जो पानी है वो बिल्कुल फ्री होता है, अब देखो ब्रिसलेरी का वाटर तो उसमें वो मिलाने से रहा, तो जिस भी टूटी का पानी मिलेगा मिलाएगा, तो वाटर की हमने कॉस्ट मान ली 0, और जो मिक्सचर है मिल्क उसकी हमने कॉस्ट मान ली 100 रुपए, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ तो हमने 100 और 0 मान ली। अब फिर से वही है, क्योंकि 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, सॉरी 25% का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने पे हमारा आ जाएगा 80, ठीक है, फिर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 80, हो जाएगा 20, तो ये किसकी वैल्यू है, वाटर की वैल्यू है, तो 20 वाटर है, कितने में टोटल मिक्सचर कितना है 100, 80 दूध है, 20 ये है टोटल, तो 20/100 1/5 हो गया, 1/5 यानी 20% का प्रॉफिट, ठीक है। बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे और अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से उल्टा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। आधों को समझ भी नहीं आया होगा मैं क्या बोल गया, जरूरत भी नहीं है उसकी, यहाँ ध्यान दो। अब ये मेथड सबको समझ आएगा, जिसने कुछ किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। देखो यार सीधी सीधी सी बात है, अगर उसने वादा कर दिया कि जितने का खरीदेगा उतने का ही बेचेगा, और पैसे भी कमाना चाह रहा है, पैसे कितने कमा रहा है भाई वो 25%, तो जो ये 25% है सीधा सीधा किस पे निर्भर कर रहे हैं, जो उसने पानी मिलाया है, क्योंकि भाई वो कह रहा है जितने का दूध लाएगा उतने का ही बेचेगा, तो इसका मतलब दूध में तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, उसका जो प्रॉफिट है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, पानी पे, तो जितना वो पानी मिलाएगा वही उसका प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो यहीं से हम पता लगा लेंगे उसने कितना पानी मिलाया। तो अगर उसे 25% का फायदा हो रहा है, 25% का मतलब भाई 25/100, परसेंटेज से फ्रैक्शन तो सबको बनाना आता है, 25/100। अब इसका मतलब ये है भाई 100 में उसने 25 पानी मिला दिया, ये आपका वाटर हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है, 100 में कितना पानी मिला दिया भाई, 25 पानी मिला दिया, ठीक है, और ये आपका, तो यहीं से आप कैलकुलेट कर लोगे कि टोटल सोल्यूशन में कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट वाटर होगा, 25 जो आपका है 100 में से, ठीक है भाई, 25 तो उसने पानी मिला दिया, 100 आपका मिल्क रह गया, ठीक है, 25% का ही मतलब है, तो आपको बताना है वाटर कितना है पूरे सोल्यूशन में, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो भाई अगर 25 मान लो पानी है और 100 दूध है, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 125, पानी कितना मिला रहा है 25, तो हमें बताना है पानी कितने परसेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, वाटर बाय मिक्सचर इनटू 100, ऐसे निकालोगे ना परसेंटेज, हमें ये बताना है पानी पूरे मिक्सचर में कितना है, वाटर है 25, पूरा मिक्सचर कितना हो गया भाई 100 + 25 125 गुना 100, आगे आंसर 20%, बस ये क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, और कहीं मिक्सचर एलिगेशन मत लगाओ यार, देखो सिंपल सी सीधी बात समझो, अगर वो कह रहा है जितने का खरीदेगा उतने का ही बेचेगा, तो वहां से तो उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, और क्वेश्चन में उसे प्रॉफिट भी हो रहा है 25% का, तो 25% का प्रॉफिट कहां से हो रहा है जो वो पानी मिला रहा है, तो पानी उसने मिलाया 25%, यानी 100 लीटर दूध में 25 लीटर पानी मिला रहा है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया उसका, 25 पानी है 100 दूध है, टोटल कितना बन गया 125, 125 में से 25 लीटर पानी है, तो परसेंटेज निकालना है, 25/125 गुना 100, सॉल्व करोगे 20%, क्लियर है भाई, सबको समझ आ गया, इसी मेथड से करना, क्योंकि पेपर में इसी से करोगे तभी जल्दी आंसर आएगा, मिक्सचर एलिगेशन में तो आधे उलझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसी के साथ का क्वेश्चन एक और भी है इसमें, ठीक है ना, ये आप ट्राई करना, फिर मैं बाद में आपसे पूछूंगा, ठीक है, पीपीटी भेज दूंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कहता है अ मैन हैज 90 पेन, ही सेल्स सम ऑफ दीज एट 15% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 9% प्रॉफिट, on the whole transaction he gets a profit of 11%, how many pen did he sell at 9%। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनिए, कहते एक बंदे के पास टोटल 90 पेन थे, उसने कुछ बेच दिए 15% प्रॉफिट पे, यहाँ लिख दो भाई 15%, बस 15 ही लिख दो, परसेंट का तो क्या सारी वैल्यू परसेंट में ही है, कुछ बेच दिए उसने 9% पे, ऐसा करने पे उसे पूरे ट्रांजैक्शन पे कितने का प्रॉफिट हो गया 11, यहाँ मिक्सचर एलिगेशन लग सकता है, देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, मैंने बोला था
या तो सारा कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब ये तीनों डब्बे सेम होने चाहिए, पहले डब्बे में प्रॉफिट परसेंट है, दूसरे में भी प्रॉफिट परसेंट है, तीसरे डब्बे में भी प्रॉफिट परसेंट है, तीनों सेम नेचर के हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए, 11 15 से छोटा 9 से बड़ा है, तो यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं, लगा दो बस। तो 11 में से 9 गए 2, 15 में से 11 गए 4, ठीक है भाई। जिसका अगर और बनाओगे रेशियो तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वो बात काम आएगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो 1 है, ये वाला जो डब्बा है, ये किसकी वैल्यू बता रहा है, इसकी, और ये जो 2 है ये किसकी वैल्यू बता रहा है, इसकी, ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान रखिए, अगर मैंने क्या बताया था, ऊपर प्राइस होगा तो नीचे रेशियो किसका आता है, क्वांटिटी का, ठीक है। ऊपर अगर परसेंटेज प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेन्स पे, तो यहां भी रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का, ठीक है। अब जो मैं आगे काम करने जा रहा हूं भाई, ये हो सकता है उनको ना समझ आए जिनकी पहली क्लास है, क्योंकि आगे इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट है, बाकी बच्चे समझ जाएंगे। टोटल पेन बंदे के पास थे 90, उसने कुछ बेचे 15% पे, कुछ बेचे 9% पे, तो यहां से हमारे पास ये आ गया 15% पे बेचा उसने 1 पेन, 9% पे बेचे उसने 2 पेन। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 9% वालों की, ठीक है। तो 1 पेन ये रहा, 2 पेन ये रहे, टोटल पेन कितने हो गए, 2 + 1 3, 3 की वैल्यू दे रखी है 90, 2 की बतानी है, ठीक है भाई। तो यूनिटरी मेथड लगा दोगे, 3 की 90, 1 की 30, 2 की कितनी होगी 60, तो आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। यानी वो 60 पेन बेचे, 9% वाले पे उसने कितने पेन बेचे, 60 बेचे, ठीक है। मतलब सिंपल से फंडा है, 90 पेन को 1:2 में बांटना है, ठीक है। तो 90 को 1:2 में बांटोगे, 60 इधर जाएंगे, 30 इधर आएंगे, क्योंकि उन्हीं का रेशियो 1:2 बनेगा, ठीक है भाई। अपने रेशियो वाले समझ आ गया ना तुम्हें, जो नए हैं भाई, क्योंकि आपने रेशियो का बेसिक नहीं किया इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें जरा, क्योंकि आप में होना ये सब क्लियर भाई। बाकी पुराने वाले अपने वाई 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 थक गए आज तुम, जल्दी टाइप करो वाई वाई। अगला ऐसा ही है, कर लेंगे आप, ठीक है भाई। ये वाला तो शायद उसमें भी था, मैंने बताया भी था, चलो इसको भी एक बार देख लो। कहते हैं मैन बाइज 2 cows for rupees this much and sells one for a loss of 6% and second for a gain of 7.5%. On the whole transaction he neither gain nor loses. What does each cow cost? ठीक है भाई। कहता भाई एक आदमी है, उसने 2 गायें बेची हैं 1350 रुपए में, पहली पे उसे नुकसान होता है, दूसरी पे उसे फायदा होता है, ओवरऑल उसे ना फायदा ना नुकसान होता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अगर क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट और लॉस दोनों दे दिए जाएं तो लॉस को आपको माइनस में लिखना है, प्रॉफिट को आपको प्लस में ही लिखना है, बस यही ध्यान रखना है इसमें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल उसे ना तो फायदा हुआ ना नुकसान, तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई 7.5, ये आ जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 0 - -6 तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, लॉस को नेगेटिव लिखना, क्योंकि कई बार हो सकता है यहाँ वैल्यू 6 ही लिखी हो, तो अगर आप इसको नेगेटिव नहीं लिखोगे तो आप यहाँ 0 बना दोगे, जबकि वो 12 आना होगा, 0 नहीं होगा। समझ रहे होंगे आप ये बात, ठीक है। ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट लॉस दोनों दिए हो तो लॉस को नेगेटिव लिखना है, प्रॉफिट को पॉजिटिव। यहाँ से रेशियो बना लोगे भाई, ये 75 और 60 का। आगे मुझे लगता है आप आगे का काम सब जानते हो, ठीक है। ये अब जो रेशियो आया सीपी का आया, ये टोटल बन जाएंगे, उसको इससे इक्वेट कर देना, फिर 75 की वैल्यू और 60 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। बाकी ये मैंने जब वैसे भी बताया हुआ है, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो बिना मिक्सचर एलिगेशन के, ठीक है। ये देख लेना है, तुमसे हो जाएगा भाई। इसमें वही परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, आप याद रखना, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाला मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, उस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, देख लेना। अब हम चलते हैं मेन लास्ट टाइप। लास्ट टाइप इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट वाली, ठीक है। तो इसके लिए ना आप ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला नोट कर लो, ऊपर वाला रहने दो,
बस ये नोट कर लो, FC इक्वल्स टू F इक्वल्स टू आई लिख लो बस यार, F इक्वल्स टू आई 1 माइनस वाई बाय एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, ये नोट कर लो आप। ठीक है, ये भी मिक्सचर एलिगेशन के कई बार आते हैं और ये सीधा बस फॉर्मूला पुट करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसान है। इसमें FC, F का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, जो फाइनल बचा है। I का मतलब है इनिशियल, जो शुरुआत में दे रखा होगा जितने लीटर भी। F मतलब फाइनल जितना लीटर बच गया, I मतलब जितना शुरू में जितने लीटर दिया हुआ था। Y का मतलब होता है नंबर ऑफ लीटर्स रिप्लेस्ड। इसमें क्या करेगा, बोलेगा एक मिक्सचर में से इतने लीटर निकाल दिया, इतने लीटर डाल दिया, तो जितने लीटर निकाल के डाल रहे हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है Y को। X होगा टोटल कॉन्सेंट्रेशन, यानी जितना उसके अंदर है। ठीक है, अभी लिख लो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपको समझ आएगा। ठीक है, और N हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशंस, मींस टोटल, आप इसको सिर्फ इतना लिख लो, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, N का मतलब है जितनी बार ये प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में कई बार 2 बार रिप्लेस करे, कई बार 3 बार रिप्लेस करे, तो ये N उसको रिप्रेजेंट करता है 2 बार किया आपने प्रोसेस या 3 बार। ठीक है, तो उतनी हम इसकी पावर ले लेते हैं बेसिकली। एक बार लिखने के बाद जरा Y टाइप कर देना। दिखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मिक्सचर एलिगेशन का सबसे आसान टाइप यही होता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, सबसे आसान क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। मुझे दिखने में ही खतरनाक है, और ये अक्सर होता भी है भाई, जो क्वेश्चन दिखने में ज्यादा मुश्किल लगता है बिल्कुल बेकार सा होता है, और जो दिखने में बड़ा आसान लगता है वही नहीं सॉल्व होता कई बार। बस वाई 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 3 लोग, इतनी कम स्पीड क्या हो गया? बाकियों ने लिखा नहीं भाई, वाई 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 वाई। F इक्वल्स टू आई 1 माइनस वाई बाई एक्स रेज टू पावर n, बस यही लगाना है हमने इसमें। अब कैसे लगाना है ये सीखो। कहता है कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर मिल्क है। 4 लीटर वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, उसमें से 4 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, इसका मतलब है इस प्रोसेस को 2 बार और किया गया, तो टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। ध्यान से रखना, कई बार लिखा होता है दिस प्रोसेस इज डन 2 टाइम्स, तो उसमें तो 2 ही बार होगा, बट उसने लिखा दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, यानी एक बार तो हम कर चुके हैं, इसके बाद 2 बार और किया है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। तो हमें बताना है ना हाउ मच मिल्क इज इन द मिक्सचर, यानी फाइनल वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा F कैलकुलेट करना है। अब बताओ भाई I की वैल्यू क्या है? शुरुआत में कितने लीटर मिल्क था? 40 लीटर, ये I है। सर Y मतलब जो रिप्लेस किया, कितने लीटर निकाल के रिप्लेस किया भाई? 4 लीटर निकाला उसमें से और रिप्लेस कर दिया, तो Y हो गया आपका 4। X था टोटल कॉन्सेंट्रेशन, देखो 4 लीटर निकाल के वापस डाल दिया, शुरू में कितना था? 40, तो अभी भी उसमें कितना ही है? 40 ही है ना, तो ये है आपका 40। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन में I और X सेम ही होता है। ये फर्क तब पड़ेगा जब कई बार रिप्लेसमेंट परसेंटेज के टर्म्स में दे देगा कि 20% निकाल लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फिर आपको 40 नहीं लिखना, 20/100 लिखना है। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड, तो ऑब्वियस सी बात है y बाई एक्स फिर क्या बन जाएगा? 20/100 बन जाएगा, वहां आप 40 नहीं लोगे अगर परसेंटेज में दिया होगा। ठीक है, इसीलिए अलग अलग लिखे हुए हैं, क्योंकि जहां पे परसेंटेज आ जाएगी वहां I और X अलग अलग हो जाएंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर लीटर में दिया तो ये सेम होता है I और X। अब कहते हैं प्रोसेस 2 बार और किया गया, तो टोटल कितनी बार किया था? 3 बार। ठीक है, तो मुझे लगता है यार पूरा सॉल्व करूं या कर दूं? इतना तो अब सीख ही गए होंगे। हो गया 1/10, 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10, तो 40 इंटू 9/10 29.16 लीटर आएगा सर। 9/10। ठीक है भाई, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729। 729 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2916
बी ऑप्शन आ रही है सर। बी ऑप्शन ना, हाँ जी सर। देखो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 7 जा 28 तो वैसे ही बनता है, तो आगे पीछे वाली कैरी भी आनी है, तो 28 से तो ज्यादा वाला ही आंसर होगा, 29.16 ये बनेगा। ठीक है, तो इस ये वाले क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस पुट करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, हो सकता है थोड़ा सा आंसर आ जाएगा। ठीक, सर एक और देख लो इसी पे, एक बार पीछे वाला दिखाना सर। देखो भाई फिर से f इक्वल्स टू i 1 minus y by x raised to power n. A vessel contain 125 लीटर ऑफ वाइन। ठीक है, तो I की वैल्यू 125, सीधा सीधा लिख दें अब साथ साथ। 25 लीटर ऑफ वाइन वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, 1 minus 25. Then 25 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज विथड्रॉन एंड अगेन रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले वाइन निकाली थी अब मिक्सचर निकाल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, क्योंकि देखो शुरुआत में प्योर वाइन थी, वाइन निकाल के पानी डाल दिया, अब वो वाइन नहीं रही, वो मिक्सचर बन गया, तो अगली बार जब उसमें से निकालेगा तो मिक्सचर ही निकलेगा, वाइन नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इस तरफ कंफ्यूजन के लिए लिखा है, मतलब दूसरी बार सेम प्रोसेस किया। द ऑपरेशन वाज रिपीटेड फॉर द थर्ड टाइम। 5 बार होगा सर। नहीं जी, 3 बार, ध्यान से पढ़ो, 3 टाइम्स नहीं है, रिपीटेड फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार और किया गया। 3 more times further नहीं लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो। द ऑपरेशन वाज रिपीटेड फॉर द थर्ड टाइम, पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार फिर रिपीट किया, बस इतना ही है। तो ये हो गया 3, और ये आप x जानते हो, इस क्वेश्चन में फिर से सेम हो जाएगा 125, तो 1/5 यानी 4/5, 125 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5, तो ये तो 125 ही हो गया, कैंसिल हो गया, 64 आंसर आ गया, बी ऑप्शन। फिर से बी ऑप्शन आंसर। सर एक बार पीछे वाला दिखाना सर। इसमें ये प्रोसेस 3 बार रिपीट किया गया है ना, हाँ, और 4 लीटर हर बार निकाला गया, तो टोटल अगर वैसे बिना फॉर्मूले के दे तो 12 लीटर निकाला गया है ना। नहीं नहीं, 9/10 ही होगा ना, बिना फॉर्मूले के भी तो करोगे। 40 में से 4 निकाल लिया तो बचा कितना, 1/10। हाँ 1/10 तो आपने निकाल लिया, तो हाँ बचा कितना, 9/10 ना, 3 बार 9/10 बचा ना, 9/10 गुना 9/10 किसका, 40 का। परसेंटेज वाला भी लगाओगे तो भी ऐसे ही बनेगा ना, 4 तो निकाल लिया 40 में से, 1/10 तो आपने निकाल लिया, तो पहले बस 36 4 का हो गया, उसके बाद 32 8 का हो गया, उसके बाद फिर 28 12 का हो गया। नहीं भाई नहीं, गलत पढ़ रहे हो तुम, इसको गलत पढ़ रहे हो। देखो बेटे सिंपल सी बात है, आपको बताना, आपको बचा हुआ देखना है, कितना निकाला है वो नहीं चाहिए हमें, हमें क्या बताना है, हाउ मच मिल्क इज देयर, बचा हुआ कितना है। तो हम कितना निकाला है वो नहीं रखेंगे, कितना बचा है वो नहीं लिखेंगे। देखो 4 लीटर निकाला 40 में से, 4 तो 40 में से निकाल लिया, यानी 1/10 हिस्सा तो हमने निकाल लिया पूरे का, ये तो निकल गया। बेसिकली बचा कितना है, 9/10, ये हमें मेन चाहिए। तो 40 का एक बार 9/10 बचा, फिर दोबारा 9/10 बचा, फिर तिबारा 9/10 बचा, तो आंसर आएगा 29। ये बचा हुआ बताना है हमें, अच्छा लेफ्ट। वो ये नहीं पूछ रहा कितना निकाला है, वो पूछ रहा है हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द मिक्सचर। ठीक है, तो हम बचे हुए, हम कितना निकाला है इसको नहीं लेंगे, कितना बचा है उसको लेंगे। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे परसेंटेज में किया था कि 10% चोरी हो गया, 20% उसने दान कर दिया, तो कितना कर रहा है हमें वो नहीं चाहिए, कितना बचा है वो चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। ये अगला क्वेश्चन था, इसका आ गया 64। तो इसी के साथ आपका मिक्सचर एलिगेशन भी खत्म। ठीक है भाई, तो आपका क्वांट खत्म हो गया। रीजनिंग पुराने बैच का जो टॉपिक बचे ना, काउंटिंग फिगर और नॉन वर्बल, ठीक है, तो अब जो अगली क्लास होगी वो उसी की शैडो होगी। वगैरह भी बचा सर वो। ठीक है, तो जो अगली क्लास होगी वो उसी की होगी, उसी में करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा हो जाएगा, नया बैच मतलब फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वो भी रिवाइज कर लेना। तो उसमें भी अगर आपको लगेगा कुछ आपका बचा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक बार मेरे कुछ क्वेश्चन थे वेन डायग्राम से। हम्म। सर मैंने व्हाट्सएप किया आपको।
ठीक है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ उसी पे। 2-3 क्वेश्चन है सर, एक बार आप पढ़ लेते तो। क्वेश्चन नंबर भी लिख दो उसमें। लिखा हुआ है सर। ठीक है, मैं उसी पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके ठीक है, क्या मेन बेसिक प्रॉब्लम है क्या उसमें? सर, इसमें बेसिक प्रॉब्लम चलो उसी पे एक वो दे रिप्लाई। रखा है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इनका डायग्राम कैसे बनेगा? तीनों कनेक्टेड है, ऑल वाला ही बनेगा। विलेज, विलेज डिस्ट्रिक्ट एक विलेज कैसे होगा? हम्म, डिस्ट्रिक्ट एक विलेज थोड़ी होगा। क्यों? सर ये उसकी तरह ले रहा है सर कि एक विलेज को रियल लाइफ में मान रहा है सर। विलेज छोटा पार्ट है ना डिस्ट्रिक्ट का। सर स्टेट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर विलेज आएगा। हाँ, तो वही तो बात है ना, सबसे बड़ा स्टेट ही होता है। अच्छा सर, स्कूल, स्टूडेंट और मॉनिटर का क्या बनेगा? हम्म, स्कूल, स्टूडेंट और मॉनिटर। स्कूल, स्टूडेंट और मॉनिटर। अब देखो तुम कैसे बना रहे हो इसको। स्कूल और स्कूल होगा, फिर स्टूडेंट और मॉनिटर इंटरकनेक्टेड होगा सर। क्योंकि सेम बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना। स्टूडेंट में कुछ बच्चे मॉनिटर है ना सर, और हाँ, स्टूडेंट है, तो स्कूल बड़े वाला हो जाएगा ये सर। वाला तो स्कूल ही बनेगा ना, और वो उसके अंदर आएंगे ऐसे। यस सर, यही वाला। ठीक है, ये आपका स्कूल है। क्योंकि देखो वो बच्चा मॉनिटर हो भी सकता है, नहीं भी, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। ये भी नहीं बना सकते हम इसमें, क्योंकि वो बच्चा वही मॉनिटर भी हो सकता है, नहीं भी हो वो सकता। स्टूडेंट के अंदर से ही एक मॉनिटर होगा सर। हाँ, तो हमें बिल्कुल भी उसे ये भी नहीं हम इसका बना सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है वही मॉनिटर होगा, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ना ये बनेगा ना ये, इसका अप्रोप्रिएट ही होगा। अच्छा, एक चीज और सुनो, वेन डायग्राम में यार कभी भी ये नहीं होता कि आपको ये है ये है। ये ध्यान रखो, वेन डायग्राम का मतलब होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज्यादा उसको डिफाइन कर सके वो डायग्राम बनाना होता है हमें। इसमें सही गलत नहीं होता है, इसमें होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज्यादा क्लोज है आपके आंसर के। ठीक है, क्योंकि पता क्या, इस डायग्राम और इस डायग्राम में बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत सारे क्वेश्चन में, इन दोनों में। तो उसका सबसे आपको मैं बेस्ट तरीका ही बताता हूँ। अब ये मान के चलो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है उसको, एग्जैक्ट नहीं लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ 3 शब्द दिए हुए हैं, कोई ज्यादा डिटेलिंग तो है नहीं। तो हमें हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है, जो सबसे ज्यादा तरीके से उसे समझा पा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आंसर देते हुए हमेशा, तब गलती नहीं होगी। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पे जाने लगोगे तो गलती कर बैठोगे। वो आप मन से बना लेते हो, जैसे वाला हो जाता है, ऐसे विलेज वाला जैसे हो गया। विलेज एक्चुअल में आता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ना, कोई गांव किसी डिस्ट्रिक्ट से तो रिलेटेड होगा ना। ठीक है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप ये नहीं कि बिल्कुल ही उसके अंदर होगा, वैसे नहीं लेना है। ठीक है भाई। ओके ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि विलेज आउटर पे भी होते हैं, वो चीज नहीं है। लेकिन जब भी वो विलेज होगा, जब उसका आप एड्रेस दोगे, वो किसी कोई तहसील है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट में तो आएगी ना। डिस्ट्रिक्ट की तो उसे जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो वो उस हिसाब से रिलेटेड है। इसीलिए वो तीनों सर्कल बन रहे होंगे और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भी इसका ये क्यों आंसर दिया। ठीक है, और वो जो पहला क्वेश्चन भी आपने पूछा था उस दिन, वो समझ आ गया वो तीसरा क्यों होगा, क्योंकि उसमें भी वही चीज है। उसमें वैसे भी क्लियरली मेंशन था उस क्वेश्चन में कि आपको इंटरफेरेंस देना है, वहां से कंक्लूजन नहीं देना, वहां से इंटरफेरेंस देना था, और मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है। तो वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही बता रहा है, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कुछ बुक्स ये पब्लिश करते हैं। इसका मतलब अगर कुछ ये करते हैं तो कुछ कोई और करता होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसमें वही वाला ऑप्शन था जो मैंने आपको भेजा था। बाकी सब अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, इसीलिए उसका आंसर वो आएगा। ओके सर, मैं दोनों चैप्टर में कंफ्यूज हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। वो पता क्या यार, तुम ना वो इसमें तुम नहीं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसका रीजन यही है। इसलिए मैंने ये चीज आज क्लियर कर दी कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, एग्जैक्ट नहीं देना है। जब हम एग्जैक्ट पे जाने लगते हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि पता क्या, क्योंकि इनमें हम चीजें मान के चल रहे हैं। हाँ जी बोलो, पूछ रहा था क्या कोई कुछ? नहीं
इसमें कंक्लूजन मतलब इसमें उसमें एग्जैक्ट कंक्लूजन देना, इसमें एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं देना। नहीं एग्जैक्ट देखो पता क्या है, एक तो होती है स्टेटमेंट, कुछ बोला गया है, एक है सिर्फ 3 शब्द को आपको डिफाइन करना है एक डायग्राम से, तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट, उसमें भी हम वैसे भी मोस्ट एप्रोप्रिएट ही करते हैं, क्योंकि उसमें देखो ना यार, जैसे सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमने ये डायग्राम बना दिया, मैंने आपको क्या सिखाया था, इस डायग्राम से हम सिर्फ ये बता रहे हैं, इसका हमें पता नहीं है, तो हम अपने हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, क्योंकि उसमें हम खुद से पहले अज्यूम कर रहे हैं जो स्टेटमेंट में लिखा है वो सच है, हम ये खुद मान के चलते हैं, अब हमें पता नहीं ना वो एग्जैक्टली सच है या नहीं, तो बेस्ड ऑन दो स्टेटमेंट्स हम सिर्फ क्या इंटरफेयर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम आंसर देते हैं, ये है यहाँ पे गेम सारा, ठीक है ना। अब आप वही गलती करते हो जो रियल लाइफ में करते हो, थोड़ी बहुत ही बात सुनी सुनाई पे अपना कंक्लूजन निकाल दिया है अपने हिसाब से, जो आपको सही लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है वो नहीं देना, जो स्टेटमेंट के या जो शब्दों के हिसाब से सही है वो बताना है, ठीक है ना। ये है ये चैप्टर, इसीलिए ये आपकी डिसीजन मेकिंग पे इसीलिए तो बनता है, बड़ा आसान होता है, किसी ने ऐसे डिसीजन ले दिया ये नहीं लेना चाहिए, जब हम उसकी पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, फिर हमें पता लगता है उस बंदे ने ऐसा डिसीजन लिया तो क्यों लिया, उठाया था सर उस बंदे ने, क्योंकि जो तर्क उसके पास है ना वो आपके पास नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से बैठे बैठे बोल रहे हो, ये फर्क है, इसीलिए ये चैप्टर बड़ा सही है आपकी डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए, इसको चैप्टर को अच्छा है प्रैक्टिस करो, आपके काफी सारे फंडे क्लियर होंगे, ठीक है ना। मेरे को तो बढ़िया लगता है शिलॉग्स, मैं तो बोलता हूँ शिलॉग्स है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें दिमाग अच्छा लगता है, ब्लड रिलेशन है, ये मतलब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके दिमाग को अच्छे से खोल देते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं, जो हम नहीं सोचते नॉर्मल से, ये बड़े अच्छे हैं, इनको अपना थोड़ा सा करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी।